हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोलिजन की। देखिए, जो कोलिजन है फिजिक्स की टर्म्स में डेली लाइफ से अलग हो सकता है, क्योंकि डेली लाइफ में कोलिजन कब होता है जब दो बॉडीज आपस में स्ट्राइक करती हैं। पर फिजिक्स के टर्म्स में कोलिजन तब भी हो सकता है व्हेन टू पार्टिकल्स नॉट इवन टच ईच अदर। तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। दो तरह का कोलिजन हमारे पास में होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा आपके पास में होता है इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब दो बॉडीज टकराती हैं तो उनका लीनियर मोमेंटा कंजर्व रहता है, साथ में उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक के केस में क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में टकराती है तो उनका लीनियर मोमेंटा तो कंजर्व रहता है ही रहता है, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, नॉट कंजर्व। हमारे आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। इसके अलावा एक और कोलिजन होता है, तीसरा कोलिजन, इसमें आपको बता दूं। और तीसरे कोलिजन को हम बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन या ग्लेंसिंग कोलिजन। ये बेसिकली क्या है, देखो, ओब्लिक कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है। ओब्लिक का मतलब है जब कोलिजन आपका मोर देन वन डायमेंशन हो जाए, वो इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी। देखेंगे इसको भी, हम ओब्लिक को लास्ट में देखेंगे। इसको लास्ट में क्यों देखेंगे, पहले हम देखेंगे हेड ऑन कोलिजन। इसका भी हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन का मतलब है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन, वन डायमेंशन। तो ओब्लिक को हम लास्ट में देखेंगे। वो इसलिए देखेंगे क्योंकि मेडिकल वगैरह में, नीट वगैरह में ओब्लिक कोलिजन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अब तक। तो हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का हेड ऑन देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। अभी हम बात करेंगे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की। तो देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास में ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे मेरे पास में मान लीजिए दो बॉडीज हैं, ठीक है। एक बॉडी तो ये होगी मेरे पास में, और मान लो एक बॉडी ये होगी मेरे पास में। अब जो ये बॉडी है इसका मास मान लीजिए m1 हो गया, एक मिनट, और इसका मास m2 हो गया। ये इधर जा रही है किसी वेलोसिटी u2 से और ये इधर जा रही है किसी वेलोसिटी u1 से। क्या हुआ, ये दोनों बॉडीज आपस में क्या टकरा जाएंगी। अगर मेरे पास में u1 की वैल्यू ग्रेटर देन है u2 से, तो ये दोनों बॉडी आपस में टकरा जाएंगी। टकराने के बाद क्या होगा, ये बॉडी किसी अलग उसमें वेलोसिटी से जाएगी और ये बॉडी किसी अलग वेलोसिटी से जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए m1 m2, मान लो इस m1 वाले की वेलोसिटी होगी v1 और इस m2 वाले की वेलोसिटी क्या हो गई, v2। अब देखिए, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, मैंने आपसे पूछ ली फाइनल वेलोसिटीज बता दी। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सोल्व कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा। अब यहाँ से क्या आएगा, देखिए, m1u1 इज इक्वल्स टू m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस में m2v2। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, इज इक्वल्स टू लगा दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, प्लस आएगा यहाँ पे। m1 की टर्म्स एक तरफ कर ली मैंने, m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 माइनस m2u2, ठीक है। चाहूँ तो दोनों में से इधर m1 कॉमन निकाल सकता हूँ, उधर m2 कॉमन निकाल सकता हूँ। इधर m1 कॉमन निकाल दिया, m1 कॉमन निकालते क्या बच गया, u1 माइनस v1। इधर m2 कॉमन निकाल दिया, क्या बच जाएगा, v2 माइनस u2। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहेगा, टोटल एनर्जी बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आफ्टर। अब टोटल एनर्जी बिफोर क्या हो जाएगी,
हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर हो जाएगी ये। मैं यहाँ से देखूँ तो हाफ से मेरा हाफ कट जाएगा, m1u1 की और v1 के टर्म एक तरफ लिख लेता हूँ, तो m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। इधर से चाहो तो आप m1 कॉमन निकाल सकते हो, इसको इक्वेशन 1 बना लो। तो ये क्या बनेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर से m2 कॉमन निकाल सकते हो, क्या बन जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इक्वेशन 2 बना लो। इक्वेशन 2 को 1 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 को डिवाइड कर दिया हमने 1 से, तो इक्वेशन 2 क्या थी, इधर से m1 कॉमन निकल गया था। ये क्या था, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर से m2 कॉमन निकल गया था, क्या था यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो ये था v2 स्क्वायर माइनस में u2 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इधर से क्या आ जाएगा m1 इंटू में u1 माइनस v1, इधर क्या आ जाएगा m2 इंटू में v2 माइनस u2, कट गया ये। इसको लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इंटू में u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1, जो कि ये कट जाएगा। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा v2 माइनस u2, जो कि ये भी कट जाएगा। तो मेरे पास में जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, तो देखिए क्या बनेगी, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई 3। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस इक्वेशन को बनाओ, मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं इस इक्वेशन से v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकूं और उसको कहाँ पुट कर सकूं, मैं अपनी इक्वेशन 2 में। और जैसे ही मैं उसे अपनी इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, जिसमें भी मेरा मन करेगा, इक्वेशन 2 या 1 में पुट करूँगा, मेरे पास में क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, 1 इक्वेशन में v1 और v2 अननोन है, मैं क्या करूँ, इस थर्ड इक्वेशन से मान लो मैंने v1 की वैल्यू निकाल दी, जो कि क्या आ गई v2 प्लस u2 माइनस u1, आ गई v1 की वैल्यू। अब मैं ये v1 की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, v2 की वैल्यू। ठीक है ना, इस तरह से मैं v1 और v2 दोनों वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, इनकी मैं फाइनल वेलोसिटीज़ की वैल्यू निकाल सकता हूँ इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होगी। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। अब देखिए, इन इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आएंगी वो क्या बचेंगी, मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ ऑन सोल्विंग दीज इक्वेशंस। अब फाइनल वैल्यू देखिए क्या बचेगी, v1 फाइनल वैल्यू है। अब मैं v1 की याद रखने का फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ u1 और यहाँ लिख देता हूँ मैं u2, बल्कि u1 को थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं। ये v1 था तो पहली बॉडी का मास क्या है m1, माइनस कर दूँ मैं दूसरी बॉडी के मास को, डिवाइडेड बाई दोनों के मास को मैं जोड़ देता हूँ प्लस में। ये v1 था तो मैं दूसरी बॉडी के मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ देता हूँ। सोल्व करने के बाद मेरे पास में ये v1 का फॉर्मूला आएगा। इसी तरह से v2 का फॉर्मूला क्या आएगा, v2 का फॉर्मूला और निकाल लेते हैं। देखिए वही काम करता हूँ मैं, लिख देता हूँ दोनों वेलोसिटीज़ u1 और u2। अब ये v2 है तो दूसरी बॉडी के मास में से पहली बॉडी का मास घटा देता हूँ, डिवाइडेड बाई टोटल मास तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में अब ये दूसरी बॉडी का मास है तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, v2 का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इन दोनों को सोल्व करके मेरे पास में ये फॉर्मूले आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ये आपको याद रखने हैं, आपके काफ़ी काम आएंगे। अब देखिए कुछ एक स्पेशल केस की और डिस्कशन ले लेते हैं हम यहाँ पर। पहला केस है, अगर मेरे पास में मान लो दोनों बॉडीज़ का मास सेम है और मान लो दूसरी बॉडी रेस्ट पे है। लेट अस सपोज पहली बॉडी m1 u वेलोसिटी से आई, दूसरी बॉडी m2 रेस्ट पर है, टकराई, टकराने के बाद क्या होगा। अब चलो ज़रा इनकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, तो v1 निकाल लेता हूँ। v1 का फॉर्मूला क्या था, u1 लिख दिया, u2 लिख दिया। u1 यानी कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाई
अब इसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, यही बनेगी। और m1 और m2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो घटेंगे तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगी। तो v1 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो टकराने के बाद, यानी कि पहली बॉडी रेस्ट पे चली गई। v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, m2 माइनस m1 हो जाएगा, घटेगा वो तो जीरो ही हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू में u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। अब m1 और m2 तो बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ m u अपॉन में 2m से 2m घट गया, ये क्या आ गया, u आ गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब इन दोनों बॉडीज़ का मास है सेम, यानी कि m1 बराबर है किसके, m2 के, पहली बॉडी मोशन में, दूसरी रेस्ट पे, जैसे ही टकराएंगे इन दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो क्या लिखूँगा, जो चीज़ याद रखनी है, वेलोसिटी गेट एक्सचेंज, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी कि अगर इसकी जीरो थी तो इसकी जीरो हो जाएगी, और इसकी यू है तो इसकी कोलिजन के बाद में यू हो जाएगी, तो वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज। ठीक है ना। इसी तरह से आप बाकी केसेस भी कर सकते हो। दूसरा केस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, अगर m1 मेरा बहुत बड़ा है m2 से, और इसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो हो जाएगी। इसी तरह से m2 मेरा बहुत बड़ा है m1 से, आपने ये निकाल सकते हो इजीली नेगलेक्ट वगलेक्ट करके, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करूँगा। तो ये हमारे पास में आ गया हमारा इलास्टिक कोलिजन। अगले लेक्चर में हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।